Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are discussing today. So the first article is on the UNSC's sanction regime. So यहाँ पर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस के बारे में, उनसे कौन से सैंक्शन रेजिम्स हैं, काउंटर टेररिज्म काउंसिल के बारे में, एज वेल एज यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267, इसके बारे में बात करेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to the aspects of एंडोसल्फान. So यहाँ पर बात करेंगे एंडोसल्फान है क्या, एंडोसल्फान से रिलेटेड जो ट्रेजेडीज थे जो कि केरला में देखा गया, वो ट्रेजेडीज क्या हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या थे, उसके रिपरकशंस क्या थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, मिटिगेट करने के लिए क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. The third article is based on a comment coming out of the United Nations Secretary General Antonio Guterres, that is on the aspects of hate speech. So यहाँ पर बात करेंगे hate speech के बारे में. क्या है hate speech? Hate speech यूनाइटेड नेशन कैसे रिकॉग्नाइज करता है, क्या है यूनिवर्सल डेफिनेशन, इंडिया में कौन से पीनल प्रोविजंस है, और क्या क्या है रिपरकशंस और चैलेंजेस ऑफ हेट स्पीच, दैट विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth article is regarding the Web3 ecosystem. So यहाँ पर because of its technical nature हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. इंटरनेट कैसे वर्क करता है, वेब क्या होता है, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन आपको कैसे रिट्रीव कर पाते हैं, एज वेल एज Web3 क्या है, Web3 में कौन से फॉर्मर जनरेशन थे, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. The fifth one is on the vultures. So यहाँ पर बात करेंगे vultures क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, उन स्पीसीज के IUCN स्टेटस क्या है, क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, क्या क्या है कॉन्सिक्वेंसेज उसके, क्या क्या है रीजंस इन कंजर्वेशन एफर्ट्स के, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द UNSC सैंक्शन रेजिम्स. अब यहाँ पर जो चाइना ने ब्लॉक किया है टू प्रपोजल्स ऑफ पाकिस्तान के जो टेररिस्ट जो हम लोग चाहते थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शंस लगा दिया जाए, उस लिस्ट में जो है सैंक्शंस लगा दिया जाए, उसके खिलाफ चाइना ने ब्लॉक कर दिया ये प्रपोजल. अब इसे समझने के लिए देयर आर वेरियस एस्पेक्ट. वन एस्पेक्ट इज द CTC, दैट इज द काउंटर टेररिज्म कमिटी. सेकेंड एस्पेक्ट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स 1267 लिस्ट. अब ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं दे हैव बीन इन द न्यूज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और इसीलिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन आवर 20 सितंबर वीडियो, जहां पर हर एक एस्पेक्ट के जो बेसिक्स हैं वो वी हैव डिस्कस. द सेम टाइम इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसकी रिलेवेंस क्या है, एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे प्ले करते हैं इसके रोल्स, दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन आवर 20th September video itself. So please refer to the video so that you have a very good understanding of the geopolitics of terrorism. With that, now let's move to our next aspect, that is on the एंडोसल्फान. अब यहाँ पर बात करते हैं एंडोसल्फान है क्या. So let's start with the basics. What is एंडोसल्फान? So एंडोसल्फान is an organochlorine insecticide. तो ये एक इंसेक्टिसाइड है यहाँ पर. तो बेसिकली ये इंडिया में आया था इन द ईयर 1950s के करीब आया था, एंड इट वाज यूज्ड बाय इट्स ट्रेड नेम थायोडेन वाज द ट्रेड नेम. अब ये जो एंडोसल्फान है ये बेसिकली इंसेक्टिसाइड है. दैट मीन्स हम लोग इसे हम लोग पौधों में स्प्रे करते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन स्प्रे इट इन कॉटन्स, कैश्यू नट के प्लांटेशंस में, फ्रूट्स में, टीज में, पैडी में, हर जगह आप इसे स्प्रे कर सकते हैं. और इस स्प्रे के कारण जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल जो वाइट फ्लाइज हैं, एफिड्स हैं, बीटल्स हैं, वर्म्स हैं, ये सब नहीं आते, ये मर जाते हैं. सो दैट इज द बेसिक यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, एंड एंडोसल्फान वाज वन ऑफ द इंसेक्टिसाइड. बट अगेन एंडोसल्फान इज नॉट कॉमन इंसेक्टिसाइड. इसके काफ़ी सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, काफ़ी सारे डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इम्पैक्ट्स की बात करें, सो एंडोसल्फान एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट करता है, एनवायरमेंट में इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू बायो एक्यूमुलेशन. तो क्या होता है इसमें कि जो फूड चेन है एनवायरनमेंट में वो घुस जाते हैं, और जो फूड चेन के जो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर उनके बॉडी में वो घुस जाते हैं. एंड जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ओवर द फूड चेन जो हायरार्किकल वे में अगर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो वहाँ पर वो बायो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो जो कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन भी बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ता है इट क्रिएट्स कॉन्सिक्वेंसेस, काफ़ी सारे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं इन दी टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज द फर्स्ट इशू. Second issue is with respect to bioconcentration. अब bioconcentration क्या है? Bioconcentration is similar to bioaccumulation itself. Bioaccumulation अगर वाटर ऑर्गेनिजम्स में हो, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में हो, पर्टिकुलरली वाटर में हो, देन उसे हम लोग कहते हैं बायोकंसेंट्रेशन. अब इस बायोकंसेंट्रेशन बायोएक्यूमुलेशन के कारण ह्यूमंस में भी काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डेडली कॉन्सिक्वेंसेस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट कैन कॉज
फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, जैसे आप देख पा रहे हैं ये बच्चे जो रिसेंटली बॉर्न बर्ड्स हैं उनमें डिफॉर्मिटीज़ काफ़ी सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल शायद हो सकते हैं उनके जो स्कल्स हैं वो बड़े हैं, या फिंगर्स ठीक नहीं है, या इवन इट कैन कॉज कैंसर, बर्थ डिसऑर्डर एंड डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपके नर्वस सिस्टम है उसे भी डैमेज करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, उतने डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं एंडोसल्फान के। अब बात करते हैं द ट्रेजेडी रिलेटेड टू एंडोसल्फान। अब एंडोसल्फान जो है वो 1950s में आया एंड ओवर द इयर्स इट हैज़ बीन यूज इन इंडिया। बट जो ट्रेजेडी है जिसके कारण एंडोसल्फान मीडिया में आया और एंडोसल्फान को हमने बैन किया, दैट ट्रेजेडी इज द कासरकोड ट्रेजेडी। सो बात करते हैं कासरकोड ट्रेजेडी के बारे में। सो कासरकोड में देर इज़ अ विलेज नॉन एज पाडरे विलेज, और वहाँ पर जो रेसिडेंट्स थे जो कि एग्रीकल्चर करते थे वहाँ पर वो एंडोसल्फान को यूज़ करते थे। सो द यूसेज ऑफ एंडोसल्फान वॉज particularly adherently used in the cashew plantation। जो कैश्यू प्लांटेशन है वहाँ पर काफ़ी हद तक वो यूज़ करते थे, वो स्प्रे करते थे, एरियल स्प्रेइंग करते थे पर्टिकुलरली, और ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द ईयर 1976। सो क्योंकि इंडिया में 1950s में स्टार्ट हो गया था, तो सो केरला में पर्टिकुलरली जो कैश्यू प्लांटेशन है कासरकोड में पर्टिकुलरली 1976 से वो यूज़ करने लग गए थे। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ कासरकोड में ही नहीं, बट जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरला, फॉर एग्जांपल पालक्काड में भी वो यूज़ करते थे, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला में भी वो यूज़ करते थे एंडोसल्फान को। अब एंडोसल्फान को उन्होंने 20 साल तक यूज़ किया, ओवर द ईयर्स 20 साल तक वो स्प्रे करते गए, और इसके इम्पैक्ट जो है लेटेस्ट स्टेज में देखने लगे। नाउ यू कैन एज्यूम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एंडोसल्फान। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो फ्रॉग्स थे, फिशेस जो थे, बी कॉलोनीज जो थे, फायरफ्लाइज जो थे, जैकल्स जो थे, ये सब वैनिश हो गए, दे वेंट आउट ऑफ द इकोसिस्टम, वो वैनिश हो गए। तो यू कैन एज्यूम द इम्पैक्ट इट हैड ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में कितना इम्पैक्ट हो सकता है आप एज्यूम कर सकते हैं इसमें। जो काल्स जो बॉर्न होते थे वो डेथ हो सकते थे, वो डिफॉर्मिटीज़ के साथ बॉर्न होते थे, एंड इसी सब देखकर जो ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो एनवायरनमेंट में जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसे देखकर केरला गवर्नमेंट ने बैन कर दिया यूज़ ऑफ एंडोसल्फान इन द ईयर 2005। बट इसके बावजूद भी केरला में बैन हुआ, जो सराउंडिंग एरियाज़ है, सराउंडिंग एरियाज़ में वो स्टिल यूज़ करते थे, और इसके कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो स्टिल हम लोग देखे जा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन 2011 seeing the deadly consequences of endossulfan, it was included in the Stockholm Convention on POP, that is the persistent organic pollutants। so Stockholm Convention on POP में भी एंडोसल्फान को इंक्लूड कर दिया गया ताकि इसकी जो यूसेज है इसे हम लोग कंप्लीटली बैन कर पाए। इसके बाद in the same year Supreme Court also banned the use, manufacture and distribution of pesticide। और इसे फेस आउट करने के लिए कि किस हिसाब से आप फेस आउट करोगे इस इंसेक्टिसाइड को, क्योंकि वो प्रिवेलेंटली यूज़ करते थे, हर फार्मर यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए एक फेज आउट मैनर में प्लान करने के लिए कैसे फेज आउट करके आप इसे निकालोगे उसके लिए एक कमेटी भी बना दिया गया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। Then in 2017 Supreme Court ordered the Kerala government to pay around compensation of 500 crores। 500 करोड़ की जो compensation है जो कि accrue होते हैं 500 करोड़, वो around 5000 फैमिली को दें, 5000 victims को दें जो कि ये ट्रेजेडी से गुजरे हैं। So that is the consequence, that is the ramification, that is the issues related to endossulfan। अब बात करते हैं एंडोसल्फान की इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर। सो बेसिकली दो कन्वेंशन है जो कि रिलेट कर सकते हैं आप एंडोसल्फान से, या आप केमिकल से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कन्वेंशन इज द रॉटरडैम कन्वेंशन ऑफ 1998। अब जो रॉटरडैम कन्वेंशन है वो रिलेट करते हैं, उसका मकसद ये है कि वो प्रमोट करते हैं कॉपरेशन एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग मेजर विद रेस्पेक्ट टू दी हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे एंडोसल्फान जो है, एंडोसल्फान की जो पेरेंट कंपनी थे वो इंडियन कंपनी नहीं थी, तो आप जब रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे तो कैसे शेयर करोगी, कौन सी कंट्री उसका ब्लेम उठाएगी, कौन सी कंट्री कंपनसेशन शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल द केस ऑफ भोपाल गैस स्टडीज, तो ऐसे सब इश्यूज में क्या करें, उसके लिए वी हैड द रॉटरडैम कन्वेंशन ऑफ 1998। Second convention here is the Stockholm Convention on POP। So जो Stockholm Convention on POP है that is the persistent organic pollutants। So first यहाँ पर आपको समझना है कि POP क्या है। So POP जो है वो chemical substances हैं जिसके पास एबिलिटी है, जो काबिलियत रखते हैं कि वो एनवायरमेंट में, वो एटमॉस्फेयर में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहे। इसके साथ साथ वो ये भी काबिलियत रखते हैं कि वो बायो एक्यूमुलेट हो, अर्थात कि जो फूड चेन है, फूड चेन में जो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर उनकी बॉडी में घुसने के बाद
दे गेट एक्यूमुलेटेड एज दे गो अबव द फूड चेन, और जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर बढ़ते जाते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाते हैं, और जिससे कंसंट्रेशन बढ़ते जाते हैं उनकी जो कॉन्सिक्वेंस है, जो सिविरिटी है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो ऐसे केमिकल्स हैं उन्हें लिस्ट किया गया है, उन्हें बैन कर दिया गया है, एंड बेसिकली 12 केमिकल्स हैं, 12 पीओपीज हैं, और इसे हम लोग कहते हैं डर्टी डजन्स, और डर्टी डजन में वन ऑफ दम इज एंडोसल्फान। सो एंडोसल्फान इज लिस्टेड इन रॉटरडैम कन्वेंशन ऑल्सो एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी ऑल्सो। Now another important factor here is the PIC जो कि रॉटरडैम कन्वेंशन में है, that is the prior information consent। अब क्या है प्रायर इन्फॉर्मेशन कंसेंट? फॉर एग्जाम्पल अगर केरला की बात करें, ये कासरगोड ट्रेजेडी की बात करें, तो वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो 20 साल तक यूज़ करते गए एंडोसल्फान को, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उन्हें 20 साल के बाद दिखे, क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन में टाइम मिलता है, वैसे ही सेम टाइम आपको एनवायरनमेंट से निकालना है देन ऑल्सो वो टाइम लगता है। सो यहाँ पर वो 20 साल तक यूज़ करते गए और उन्हें पता भी नहीं था कि कितना डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर रॉटरडैम कन्वेंशन में वी हैव द एस्पेक्ट ऑफ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, कि पहले हम लोग बता दें कि इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो दैट इज देयर इन द रॉटरडैम कन्वेंशन, और इसी कंपनसेशन को, इस कॉन्सिक्वेंसेस के कारण, इन मेजर्स के बावजूद भी जो एंडोसल्फान है वो यूज़ करते थे, और इसीलिए काफ़ी सारे फैमिलीज़ के काफ़ी सारे जनरेशन्स हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं, और इसे देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन देने की बात की थी। पर क्योंकि 2017 में कंपनसेशन की बात कर दी गई थी, इसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स जो कंपनसेशन है काफ़ी सारे विक्टिम्स को नहीं दिए थे, और इसी के बेसिस पर आज का आर्टिकल बेस है। सो विद दैट क्लैरिटी इन माइंड, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द कमेंट्स कमिंग आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। अब जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो चीफ हैं नॉन एज एंटोनियो गुटेरेस, ये जो हैं इन्होंने एक कमेंट दिया है जहां पर वो कहते हैं कि नर्चर डाइवर्सिटी बाय कंडेमिंग हेट स्पीच अनइक्विवोकली। अब यहाँ पर जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच क्या है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, और क्योंकि ये कमेंट यूनाइटेड नेशन के चीफ से आ रहे हैं, सो बेसिक से देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हेट स्पीच क्या है। सो लेट्स सी क्या है हेट स्पीच। सो अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें, सो हेट स्पीच लूजली रेफर्स टू एनी ऑफेंसिव डिस्कोर्स, कोई भी ऑफेंसिव डिस्कोर्स हैं जो कि टारगेट किसे करते हैं, टारगेट ग्रुप को करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को करते हैं, या कोई एक इंडिविजुअल को करते हैं, बेस्ड ऑन देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं उस ग्रुप्स के, उस इंडिविजुअल के, उसके बेसिस पर अगर कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज आप यूज करें, दैट इज नॉन एज हेट स्पीच। अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अगर टेक्निकली अगर डेफिनेशन की बात करें, कोई इनहेरेंट डेफिनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लिसिट डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच का, देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच एज सच, बट कुछ एस्पेक्ट्स में लीगल डेफिनेशन नहीं होने के बावजूद भी दे हैव ट्राइड कि ऑल टुगेदर इन एन एब्रप्ट मैनर एक डेफिनेशन निकाल के आया। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज द यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑन एक्शन ऑफ हेट स्पीच। अब इस डॉक्यूमेंट में यूनाइटेड नेशन जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हेट स्पीच को। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर वो कहते हैं कि हेट स्पीच इज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्पीच, राइटिंग और बिहेवियर दैट अटैक्स और यूजेस प्रेरोगेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज विद रेफरेंस टू अ पर्सन और ए ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ हु दे आर, कि वो किसके हैं, कहाँ से हैं, और उनके जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके रेस, उनके कलर, उनके जेंडर, इन सब एस्पेक्ट्स में अगर जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसके बेसिस पर अगर कोई आप प्रेरोगेटिव रिमार्क देते हो, कोई डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क देते हो, एंड दिस रिमार्क कुड बी रिटन ऑल्सो, कुड बी बाय स्पीच ऑल्सो, कुड बी बाय इमेज ऑल्सो, इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं हेट स्पीच। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डेफिनेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीच में है, ये जो है इट इज़ अ नैरोअर वर्जन ऑफ द इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस। और यहाँ पर हम बात करें तो हेट स्पीच के जनरली 3 एट्रीब्यूट्स रहते हैं, 3 फीचर्स रहते हैं। सो देखते हैं कौन से फीचर्स हैं हेट स्पीच के। द फर्स्ट फीचर ऑफ हेट स्पीच इज दैट इट कैन बी कन्वेड थ्रू इमेजेस। आप ये ज़रूरत नहीं कि आप कहें इसे, हो सकता है कि आप इमेजेस के थ्रू दिखाएं, हो सकता है आप कार्टून्स के थ्रू दिखाएं, मीम्स के थ्रू दिखाएं, आप कहें, आप जेस्टर करें, इशारा करें, एज वेल एज आप कुछ लिखें या सिंबल्स ड्रॉ करें। सो इन सब तरीके से आप कन्वे कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट। Second attribute of hate speech is that it is discriminatory in nature. That means यहाँ पर आप discrimination किस बेसिस पे कर रहे हो, bias या bigoted information किस बेसिस पे दे रहे हो, उनके individual group के ऊपर या group of individuals के ऊपर। थर्ड फीचर हियर कि जो आप डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हो, जो आप कमेंट्स कर रहे हो, जो आप डिस्क्रिमिनेटरी या जो डीमीनिंग कंसेप्ट
प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो कंसेप्ट है दैट हैज़ टू बी रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू देयर आइडेंटिटी फैक्टर्स। उनके आइडेंटिटी फैक्टर्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेटिव कमेंट्स करो, डिमीनिंग कमेंट्स करो इन एनी वे। ये ज़रूरत नहीं है कि आप कहें, हो सकता है आपने पिक्चर बना दी, हो सकता है कि आपने कहीं पे इशारा कर दिए। सो यहाँ पर इन तीनों फीचर्स को मिलाकर हम लोग कहते हैं कि हेट स्पीच है। सो हेट स्पीच के 3 फीचर्स हैं और ये जो आइडेंटिटी फीचर्स हैं ये डिवाइड हो सकता है, ये वेरीफाई, ये आप डिवाइड कर सकते हो सकता है कि आप उसके रिलीजन के ऊपर कह रहे हो सकता है कि एथनिसिटी हो, नेशनलिटी हो, रेस हो, कलर हो, जेंडर हो, इन एनी वे जो उनके आइडेंटिटी फैक्टर्स हैं, आइडेंटिटी फैक्टर्स के ऊपर अगर कोई आप डिमीनिंग चीज़ें करते हो उनके ग्रुप के ऊपर या उन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर, और ये जो डिमीनिंग एस्पेक्ट्स हैं, डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स हैं, वो आप कह भी सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं, आप जेस्चर कर सकते हैं, आप बना भी सकते हैं, इन विच एवर वे आप दिखाओ, इन तीनों फीचर्स को मिक्सअप करके हम लोग कहते हैं हेट स्पीच। सो दीज आर द 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ हेट स्पीच। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज डिमीनिंग और डिस्क्रिमिनेटेड टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप। मतलब यहाँ पर अगर कोई आप कमेंट करो ऑन ए स्टेट, अगर किसी स्टेट के ऊपर करो, अगर कोई नेशन के ऊपर करो, उनके सिंबल्स के ऊपर करो, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड हेट स्पीच। वो हेट स्पीच में कंसिडर नहीं करते हैं। हेट स्पीच में सिर्फ और सिर्फ उन कमेंट्स को कंसिडर करते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्टेड हो। दैट इज द डिफरेंस। सो डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट्स हो सकता है, डिमीनिंग हो सकता है आपके कंसेप्ट, बट ये जरूरी है कि आप किसे कह रहे हो, क्या आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कह रहे हो, क्या आप किसी इंडिविजुअल को कह रहे हो, या आप किसी स्टेट को कह रहे हो, या एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके सिंबल्स को कह रहे हो। सो जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशंस को ना कहे कि आप इंडिविजुअल्स को कह रहे हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कह रहे हो, उसे हम लोग कहते हैं हेट स्पीच। विद दैट अब देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या पोजिशन है हेट स्पीच में। सो आप सबको पता है कि इंडिया में वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के पार्ट 3 में है। अब यहाँ पर वी हैव एन फ्रीडम नॉन एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो गारंटीड है सिटीजन के ऊपर फ्रॉम द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन ए। सो 19(1)(a) में ये लिखा गया है कि हर एक सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वहाँ पर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं, और यहाँ पर ये जो हेट स्पीच है इट इज़ वन सच एक्सेप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ओवर द इयर्स कहते हैं कि इट इज़ अंडरस्टूड दैट द राइट टू फ्री स्पीच, जो आपका राइट है फ्री स्पीच का, इट एंड्स, वो तब खत्म हो जाता है जब हेट स्पीच बिगिंस, जब हेट स्पीच शुरू होता है। तो जिस मोमेंट हेट स्पीच शुरू हो जाता है वहाँ पर आपकी जो राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाते हैं। दैट इज अंडरस्टूड। अब बात करते हैं द कमेंट्स कमिंग आउट ऑफ द 267th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सो इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन कहते हैं कि जो लिबर्टी है और जो इक्वालिटी है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज नॉट एंटीथेटिकल, वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बट दे गो हैंड इन हैंड, वो हैंड इन हैंड जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो इंटेंशन है ऑफ गिविंग द फ्रीडम, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देने का इंटेंशन है, दैट इज नॉट एन डिसरिगार्ड, वो डिसरिगार्ड नहीं है वीकर सेक्शन का, बट वीकर सेक्शन को एक इक्वल वॉइस देने की अप्रोच है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो इंसाइटमेंट, द इंसाइटमेंट नॉट ओनली टू वायलेंस, सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप वायलेंस को इंसाइट कर रहे हो, बट अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो देन इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग विद द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो ये जरूरी नहीं है कि आप वायलेंस क्रिएट करें या वायलेंस को इंसाइट करें, पर अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करें देन इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, इट इज ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ इंटरफेयरिंग विद द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब क्योंकि इतने सारे रिपोर्ट्स आ गए, इतने सारे जजमेंट्स आ गए हैं, इतने सारे प्रोनाउंसेस आ गए हैं, अब बात करते हैं कि कौन से पीनल प्रोविजंस है जो कि हेट स्पीच से डील करते हैं। तो फर्स्ट पीनल प्रोविजन इज दी सेक्शन 153A एंड 153B ऑफ IPC। सो यहाँ पर इट इज स्टेटेड कि वो पनिश करते हैं दोज एक्ट्स जो कि एनिमिटी कॉज करते हैं, जो कि दुश्मनी कॉज करते हैं, एंड हेट्रेड जो है वो कॉज करें बिटवीन टू ग्रुप्स। सो इन केसेस में सेक्शन 153A और 153B आपके ऊपर लगाया जा सकता है। दिस अनदर एस्पेक्ट द सेक्शन 295 ऑफ IPC। अब जो सेक्शन 295 है IPC वो डील करते हैं विद पनिशिंग एक्ट, ऐसे एक्ट जो कि डेलिबरेटली दिए जा रहे हो, जो कि मैलिशियस इंटेंट के द्वारा दिए जा रहे हो, जहां पर आपको जो मकसद है, जहां पर आपको जो इंटेंशन है दैट इज टू क्रिएट आउटरीच, आप आउटरीच क्रिएट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस फीलिंग्स। तो किसी के धार्मिक विचार जो हैं उसके ऊपर अगर आप आउटरीच क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप कोई डीमीनिंग चीज कहते हो, अगर आप कोई मैलिशियस इंटेंशन से आउटरीच क्रिएट करते हो, देन आपके ऊपर सेक्शन 295 जो धारा है, 295 धारा आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब इन जैसे लोगों के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस सेक्शन 8 ऑफ RPA।
अब सेक्शन 8 ऑफ आरपीए ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है जो कि कन्विक्टेड है, नाउ इंपॉर्टेंट ही इज कन्विक्टेड, यहां पर एलिगेशंस तो काफी लोगों के ऊपर होते हैं, बट इट इज कन्विक्टेड, कन्विक्ट होना चाहिए इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई पर्सन है जो कि कन्विक्टेड है ऑफ इलीगल यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वैसे लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने से प्रिवेंट करती है सेक्शन 8 ऑफ आरपीए। Another section of RPA is the section 123(3)(a and 125 of RPA. अब यहाँ पर ये कहते हैं कि it prevents, it bars the promotion of animosity, जो animosity है उसे prevent करने के लिए, उसे बार करने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं कि on the grounds of race, religion, community, caste और language, इसके बेसिस पर अगर आप इलेक्शन में कहीं पे कुछ कहते हैं या कोई करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर उसे रोकने के लिए देयर इज सेक्शन 123(3)(a एंड 125 ऑफ आरपीए। सो जनरली जो हम लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपके रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स को डिमीन कर दिया जाता है, या किसी रेस या रिलीजन या कास्ट को आप डिमीन करते हो, आप डिस्क्रिमिनेटरी करते हो, आप प्रेरोगेटिव रिमार्क्स देते हो, आप बायस रिमार्क्स देते हो। सो यहाँ पर इन जैसे रिमार्क्स के कारण ये कहीं पर वो जो पॉलिटिशियंस है जो कि ये मायोपिक पॉलिसीज जो हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के थ्रू वोट बैंक हासिल करके कहीं जीत ना जाए, इसके लिए वी आर हैविंग सेक्शन 123(3)(a एंड 125 ऑफ आरपीए। विद दैट क्लैरिटी अब देखते हैं क्या क्या हैं चैलेंजेस हेट स्पीच के। सो हेट स्पीच ऑफ कोर्स काफी सारे चैलेंजेस हैं। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ हेट स्पीच इज द ऑनलाइन मीडिया। जो ऑनलाइन मीडिया है दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। क्यों बिगेस्ट चैलेंज है? इसके रिमार्क्स अगर बात करें, कोई कोट बात करें, सो द कोट इज कमिंग आउट ऑफ द एंटोनियो गुटेरेस इटसेल्फ। सो एंटोनियो गुटेरेस ने सेक्रेटरी जनरल जो असेंबली है यूएनजीए के, वहां पर 2021 में कहा था कि द सोशल मीडिया प्रोवाइड्स ए ग्लोबल मेगाफोन। एक ग्लोबल मेगाफोन एक स्पीकर की तरह काम करता है फॉर हीट। क्यों? इसको समझने के लिए देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। द फर्स्ट इज द एस्पेक्ट ऑफ ईजीनेस विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। जिस ईजीनेस के थ्रू आप दिस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, हेट स्पीच को शेयर कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। और इस ईजीनेस के कारण हेट स्पीच को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी स्पीड आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंड्स में, माइनट सेकेंड्स में आप क्या कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, हेट स्पीच को आप ट्रांसमिट कर सकते हो अक्रॉस बॉर्डर्स के अक्रॉस आप ट्रांसमिट कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट इशू ऑफ सोशल मीडिया। सेकेंड इशू ऑफ सोशल मीडिया इज दैट अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया में आपको कुछ परमिशंस लेने होते थे, कुछ लाइसेंसेस लेने होते थे, आपको कुछ फीस प्रोवाइड करने थे, पर यहाँ पर इट इज़ लो कॉस्ट। यहाँ पर आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको फेसबुक में या व्हाट्सएप में कोई मैसेज पोस्ट करने के लिए वहाँ पे आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ लो कॉस्ट। एट द सेम टाइम एनोमोसिटी भी है। यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आप दिखाएं। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ इज लो कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द एनोमोसिटी, इसके कारण जो रीच है, जो कैपेबिलिटी है सोशल मीडिया का कि आप हेट स्पीच स्प्रेड करो, दैट कैपेसिटी इज ह्यूज। Second aspect, the third aspect of this usage of the social media with respect to hate speech is the use of relative preeminence. हेट स्पीच जब भी आप सोशल मीडिया में करते हो सकता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में काफ़ी सारे रिमर्स के कारण, काफ़ी सारे मेशर्स के कारण उसे हम लोग दबा दें, उसे हम लोग मिटिगेट कर दें, पर अगेन देयर इज अ टेंडेंसी कि वो वापस उठ के आए, वापस वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आए। सो जो ये री एमर्जेंस, रीगेनिंग पॉपुलैरिटी का जो एस्पेक्ट है, इसके कारण सोशल मीडिया काफ़ी सारे डेंजरस हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। सो इसी इन तीनों फीचर्स के कारण जो सोशल मीडिया है दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ हेट स्पीच। अगर हम लोग हेट स्पीच के सिनेरियो को देखें, सो ओवर द ईयर्स जो इंडिया में जो हेट स्पीच है वो भी बढ़ा है। अगर आप कंपेयर करें 2014 का डाटा, तो 2014 में सिर्फ और सिर्फ 323 केसेस थे जो कि हेट स्पीच से रिलेटेड हैं। बट अगर आप 2020 की बात करें तो वहां पर अराउंड 1800 केसेस है। दैट मीन्स मोर देन 3 टाइम्स, 3 गुना से भी ज्यादा नंबर्स की जो केसेस हैं वो बढ़े हैं ओवर द ईयर्स, ओवर अ स्पैन ऑफ 6 ईयर्स। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द Web3 इकोसिस्टम। अब यहां पर बात करते हैं Web3 इकोसिस्टम क्या है। अब क्योंकि Web3 इकोसिस्टम एक टेक्निकल टॉपिक है, सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैसे इंटरनेट वर्क करता है, सो हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। सो इंटरनेट कैसे वर्क करता है इसे समझने के लिए फर्स्ट आपको वहाँ पर जो लिंक्स हैं जो आप डालते हो वो लिंक्स को आपको देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शील्ड आईएएस के वेबसाइट में जाते हैं, सो द लिंक वुड बी http: there is 2 backslashes and then it would be www.shieldias.in। सपोज अगर ये है आपके URL, ये है आपके लिंक, देन ये जो HTTP है, दिस इज द लैंग्वेज, इसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो इट इज़ अ लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर दो पर्सनैलिटीज़ को कम्युनिकेट करने, वी जनरली गो फॉर हिंदी और इंग्लिश. तो हम लोग को पता है कि आगे वाला जो आदमी है उसे हिंदी समझ में आती है या इंग्लिश समझ में आता है. सो इस बेसिस पर आप कॉमन लैंग्वेज को आपको डालना है. अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो हर एक डिवाइस के पास हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकता है, और जब लैंग्वेजेस डिफरेंट हो जाएंगे तो कम्युनिकेट करना मुश्किल है. जब कम्युनिकेट करना मुश्किल है तो आप इंटरनेट में कैसे वर्क करोगे, और इसीलिए एक कॉमन लैंग्वेज है, एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज HTTP, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो इट्स अ रूल ऑफ कॉमन लैंग्वेज. देन आता है योर WWW, दैट इज WWW. सो क्या है WWW? इट इज द वर्ल्ड वाइड वेब. सो ये है होस्ट नेम, इसे हम लोग कहते हैं होस्ट नेम. इसके बाद आता है योर डोमेन नेम. सो दिस इज द डोमेन नेम. फॉर एग्जांपल शील्ड आईएएस जो है वो है डोमेन नेम. देन आता है योर डोमेन कोड. दिस इज द डोमेन. फॉर एग्जांपल जो .in है वो वैरी कर सकते हैं. इट कुड बी .com ऑल्सो, इट कुड बी .org ऑल्सो, इट कुड बी .net ऑल्सो. सो ये वैरी कर सकते हैं. दैट इज द डोमेन. So this is domain, this is domain name, this is the host name, and this is the language that is used. तो जब भी आप shieldias.in मारते हो, so what is happening could be shown in a schematic manner. For example जब आप मारते हो, the first thing is the airport. आप क्या करते हो, as जैसे सफ़र करते हो एयरलाइंस के थ्रू, तो first you go to the airport. एयरपोर्ट में there would be a firewall, तो आप firewall को क्रॉस करना होगा. Then you would be going to the customs. तो यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टम्स है. इंटरनेट की बात करें काफ़ी सारे कस्टम्स हैं. फॉर एग्जांपल वन ऑफ दम इज द DNS. DNS इज द डोमेन नेम सर्वर. सो डोमेन नेम सर्वर के थ्रू जो कस्टम्स है उसे आप चेक करते हैं. हर एक जो IP एड्रेस है उसे चेक करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है. दैट IP एड्रेस इज स्टोर, कि जो इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर से आप दे रहे हो वो कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है वो नोट होता है. देन आप ट्रैवल करते हो. जब ट्रैवल करते हो आप देखते हो कि जो सर्वर है जहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है वो सर्वर का एड्रेस क्या है, कहाँ पर है वो सर्वर. तो इस एड्रेस के बेसिस पर आप फिर टेक ऑफ करते हो, आप लैंड करते हो. यू टेक द इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन जो सर्वर में स्टोर होता है, ISP में स्टोर होता है, उस इन्फॉर्मेशन को आप रिट्रीव करते हो, एंड वो इन्फॉर्मेशन को आप प्रोवाइड करते हो टू द क्लाइंट. एंड दैट इज हाउ द इंटरनेट वर्क्स. अगर आप स्कीमेटिक ना देखकर अगर आप फ्लो चार्ट के बेसिस में बात करें, सो वी कैन शो दिस डायग्राम. यहाँ पर आप देखिए जैसे आप कंप्यूटर में मारते हो, कोई भी लिंक को आप क्लिक करते हो, सो यहाँ पर देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन मोड्स के थ्रू आप क्या करते हैं, आप ISP दैट इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पर भी हो सकता है कि किसी और कंट्री में हो, उस और कंट्री की जो ISP है वहाँ तक आप जाते हो. वहाँ पर जो प्रोटोकॉल है जो HTTP है इसके बेसिस पर आप इंफॉर्मेशन जो है इन सर्वर से रिट्रीव करते हो. ये जो सर्वर से रिट्रीव करते हैं, देन अगेन थ्रू दिस ISP इट इज गिवन बैक टू द कंप्यूटर. सो दैट इज हाउ द इंटरनेट वर्क्स. सो विद दिस क्लैरिटी अब देखते हैं कि कौन से तरीके के हैं वेब. सो वेब जो है वो बेसिकली हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द जनरेशन. जैसे कि अगर मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें, वहाँ पर देयर इज 2G, 3G, 4G, 5G. सिमिलरली ही यहाँ पर वेब में भी काफ़ी सारे जनरेशन हैं. द फर्स्ट जनरेशन दैट इज द वेब 1.0. सो जो वेब 1.0 था दैट वाज द इनिशियल फॉर्म. जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट जब बना था इनिशियल ईयर्स में, दैट फॉर्मेट इज नोन एज वेब 1.0, जो कि आप जनरली देखते हैं जो पुराने जो स्टैटिक पेजेस हैं दैट इज वेब 1.0. सो यहाँ पर जो पायनियर थे ब्रेनर्स ली, सो जो फॉर्म किए थे इन द ईयर 1990, सो वहाँ पर जो एस्पेक्ट्स थे द HTTP, द URL, द HTML, ये सब एस्पेक्ट्स के बेसिस पर जो स्टैटिक पेजेस थे दैट इज द वेब 1.0. देन एक पैराडिम शिफ्ट हुआ इन द ईयर 2000 के करीब एक शिफ्ट हुआ, एक नया चेंज आया, एक इवोल्यूशन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं वेब 2.0. और यहाँ पर वेब 2.0 जो था वहाँ पर आपकी इंटरेक्टिव वेबसाइट्स है. फॉर एग्जांपल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है. ऑल दिस जो ऐप्स हैं जो आप देखते हो दे आर यूजर सेंट्रिक, दे आर इंटरेक्टिव इन नेचर, और ये सब वेब 2.0 में है. सो ये पर्टिकुलरली 20 साल तक चला, और यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेक्टिव नेचर है. यहाँ पर आप यूज़र जो हैं वो आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, वो जनरेट करके आप शेयर कर सकते हो, और इसके कारण जो रीच है वेब 2.0 का दैट वाज वेरी ह्यूज. इसके कारण एक बून हुआ इन द इंटरनेट यूसेज. इसके बाद एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग द मोस्ट रिसेंट स्टेज नॉन एज द 3.0. अब 3.0 का अगेन कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट अगेन कुछ बेसिक फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल द 3 बेसिक फीचर्स जो कंसेप्ट्स हैं कोर टू दिस 3.0 इज द डिसेंट्रलाइजेशन, ओपननेस एंड ग्रेटर यूजर यूटिलिटी. अगर इनके फीचर्स को देखें तो फर्स्ट फीचर जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो कोर कंसेप्ट है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन.
मतलब यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने इंटरनेट के केस में देखा तो एक बेसिक आईएसपी जो है उसके थ्रू जाते हैं, एक बेसिक सर्वर होता है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो, पर यहाँ पर इट वुड बी डिसेंट्रलाइज, कोई एक पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर नहीं होगा, डिफरेंट सर्वर जो कि डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एंगल्स ऑफ वर्ल्ड में वहाँ पर स्प्रेड होगा, और यहाँ पर कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ 3.0। सेकेंड फीचर इज द ट्रस्टलेसनेस एंड द परमिशनलेस। क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो कि स्क्रीन करेगा, तो यहाँ पर आप एंड टू एंड जो है वो बात कर सकते हैं, वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं, और इसके कारण आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो रीच है वो भी बढ़ेगा, जो लो कॉस्ट है वो भी होगा। सो दैट इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ 3.0। थर्ड एस्पेक्ट इज द यूसेज ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन लर्निंग है, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंफॉर्मेशन को जैसे ह्यूमन समझते हैं वैसे ही मशीन्स भी उन इंफॉर्मेशन को समझे। दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ वेब 3.0। और इसके लिए देयर आर वेरियस एस्पेक्ट, देयर इज एस्पेक्ट ऑफ सिमेंटिक वेब, दिस एस्पेक्ट ऑफ एनएलपी, और इन सब को यूज करके जो वेब 3.0 हैं वो मशीन लर्निंग से गाइडेड होंगे, मशीन लर्निंग को यूज करेंगे और वो इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे। द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ वेब 3.0 इज द कनेक्टिविटी एंड यूबिक्विटी। क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज मैकेनिज्म नहीं है, इट इज डिसेंट्रलाइज, इसीलिए जो रीच है, जो कनेक्टिविटी है, दैट वुड बी ह्यूज। और क्योंकि कनेक्टिविटी ह्यूज है, इट वुड बी एवरीवेयर, हर जगह आपको मिल सकता है, एंड दैट इज द यूबिक्विटी। और जो यूबिक्विटी है, कनेक्टिविटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पावरफुल टूल और फीचर ऑफ वेब 3.0। विद दैट अब देखते हैं कौन से एप्लीकेशंस है 3.0 की। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज मोस्ट कॉमन वन, दैट इज द NFT, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन फंगिबल टोकन। देयर इज DeFi also, that is decentralized finance. थर्ड इज द क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्जाम्पल जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सब जो हैं क्रिप्टो करेंसीज, दे आर ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ वेब 3.0, क्योंकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। द फोर्थ वन इज DApp। DApp को कहते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जहाँ पर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। देयर इज दिस क्रॉस चेन ब्रिजेस। क्रॉस चेन ब्रिजेस में आप एनेबल करते हो ए डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, क्योंकि हम लोग ने इनिशियली देखा एक डोमेन नेम होता है, फॉर एग्जांपल .in .com, अब इसमें इंटरऑपरेबिलिटी लाने की बात की जा रही है यूजिंग दी क्रॉस चेन ब्रिजेस। देन द लास्ट वन इज DAO, दैट इज दी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जो प्रायोरिटी है दैट इज टू ऑर्गेनाइजिंग एंटिटीज, जो भी वेब 3.0 यूज करते हैं वो डिसेंट्रलाइज होंगे, वो ऑटोनोमस होंगे, वो कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी या किसी परमिशन को लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर करने के लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी की सर्विसेज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एंड टू एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ और एप्लीकेशंस ऑफ 3.0। अब सम अप करते हैं तीनों जनरेशंस को। तो जैसे हम लोग ने देखा 1.0 में क्या था, 1.0 में सिर्फ और सिर्फ जो स्टैटिक रीड ऑन अलोन जो वेब पेजेस है वो था। फॉर एग्जांपल वो चला था फ्रॉम द ईयर 1990 से लेकर 2000 तक। देन आया आपको वेब 2.0 जो कि एज ऑफ नाउ भी कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रिक जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल क्रोम है, गूगल है, ट्विटर है, फेसबुक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऑल दिस एप्स जो भी आप नेचुरली यूज़ करते हो, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ वेब 2.0। अब वेब 2.0 चला 2000 से लेकर 2020 तक। देन आया वेब 3.0 जो कि हाईएस्ट वर्जन है, जो कि इवॉल्व वर्जन है ऑफ 2.0। अब यहाँ पर क्या है फोकस, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस है, यहाँ पर फोकस है सिक्योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन के ऊपर। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैं, जो डिसेंट्रलाइज सर्वर्स है, दैट इज द बेसिस ऑफ 3.0, दैट इज समथिंग दैट वी आर सीइंग। सो दिस इज इन नेक्स्ट इवोल्यूशन। अब बात करते हैं क्या क्या है इश्यूज, द पिटफॉल्स ऑफ 3.0। सो द बिगेस्ट इश्यू ऑफ 3.0 इज बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो डिसेंट्रलाइज है, इसके कारण कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, आप स्क्रीन नहीं कर सकते हो किसी इन्फॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन जो है इनिशियली क्या होता है 2.0 में, जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक सर्वर में होता है, किसी एक कंट्री में, तो अगर आप चाहें तो उस कंट्री के जो सर्वर है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन हटा सकते हैं या कुछ लॉज लगा सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर किसी एक कंट्री के सर्वर में नहीं होता, डिफरेंट सर्वर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड होता है, तो आप एक्शन कैसे लोगे, कैसे आप उसे प्रिवेंट करोगे। अगर आपको किसी कानून को लाना भी है, कोई कानून है जो कि एप्लीकेबल करना भी है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि ये जो है कोई टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर नहीं सीमित है, इट इज spread across the world. So that is the biggest pitfall of the 3.0. With that, now let's move to our next aspect, that is on the vultures. अब यहाँ पर बेसिक से बात करते हैं vultures क्या हैं. So what is vultures? Vultures जो हैं they are
वन ऑफ द 22 स्पीसीज ऑफ लार्ज कैरियन ईटिंग बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स हैं ये कैरकस खाते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स हैं, मरे हुए जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें खाते हैं, दैट इज नॉन एज द कैरियन ईटिंग बर्ड्स। और वल्चर्स जो हैं वन ऑफ द 22 स्पीसीज हैं जो कि कैरियन ईट करते हैं। अब यहाँ पर दे लिव प्रीडोमिनेंटली, काफ़ी कॉमनली वो यू देखते हैं इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस वल्चर्स इज दैट दे आर नेचर्स गार्बेज कलेक्टर, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो कैरकस हैं उसे खाते हैं, उसे डिसइंटीग्रेट करते हैं। सो दे आर द गार्बेज कलेक्टर ऑफ द नेचर, और इसीलिए उनका एक इंफॉर्मेशन रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके इकोसिस्टम में, आपके हैबिटेट में। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑल टुगेदर 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स आते हैं, और हर एक वल्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से आप कैरेक्टराइज कर सकते हो। So the most important aspects here, the most important status here is the critically endangered and endangered. अब जो IUCN status है इसके हिसाब से आप क्लासीफाई अगर करोगे तो वहाँ पर critically endangered में है Oriental white backed vulture, there is long billed vulture, there is slender billed vulture, red headed vulture. These are there in the critically endangered status. अगर आप एंडेंजर स्टेटस की बात करें देन इजिप्शियन वल्चर है, नियर थ्रेटन की बात करें हिमालयन वल्चर है, सिनेरियस वल्चर है, लीस्ट कंसर्न की बात करें देन यूरेशियन है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दम आर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड द एंडेंजर्ड वंस। अब बात करते हैं क्या रीजंस हैं, ये वल्चर्स क्यों एंडेंजर हैं, क्यों इनके जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो बेसिक कल्प्रिट, यहाँ पर जो कल्प्रिट है जिसे हम लोग को दोष कर सकते हैं, जो ब्लेम कर सकते हैं, दैट इज द ड्रग्स। काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो कि हम लोग एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, कैटल्स को प्रोवाइड करते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनके कार्कस में भी, उनके जो शरीर हैं, जो मरे हुए जो डेड बॉडीज हैं, वहाँ पर भी ये ड्रग्स पाए जाते हैं। और जब वल्चर्स खाते हैं सो देयर इज एस्पेक्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, वो बायो एक्यूमुलेट होता है, और बायो एक्यूमुलेट करके वल्चर्स की बॉडी में वो सीवियर कंसंट्रेशन में पहुंचते हैं, और जैसे वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्रॉस करता है वल्चर्स के बॉडी में वो कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं, और इस वजह से वल्चर्स जो है वो मर जाते हैं। तो बेसिक कल्प्रिट हियर इज द ड्रग डाइक्लोफिनेक। पर इसके साथ साथ काफ़ी और ड्रग्स भी हैं जिसे हम लोग ब्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज डाइक्लोफिनेक जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं, जो कि 2006 में बैन कर दिया गया था। देयर इज दिस एक्लोनोफिनेक, देयर इज दिस निमेसुलाइड, देयर इज दिस कीटोप्रोफेन। अब ये जो ड्रग्स हैं ये दीज आर द 4 ड्रग्स दैट कुड बी ब्लेम्ड, और इन 4 ड्रग्स की यूसेज के कारण, प्रिवेलेंटली यूसेज के कारण जो कैरकस हैं वहाँ पर ये स्टोर्ड होते हैं, और जैसे उन कैरकस को वल्चर्स खाते हैं, ये वल्चर्स जो हैं ये खाते हैं, तो इनमें बायो एक्यूमुलेट होता है, और बायो एक्यूमुलेशन के कारण ये जो वल्चर्स हैं ये मर जाते हैं। अगर आप नंबर्स की बात करें सो 2003 में अराउंड 40,000 तक था वल्चर्स का नंबर इन इंडिया, बट 2015 में अराउंड 18,000 हो गया। दैट मीन्स देयर इज अ 53% ड्रॉप इन इंडियाज वल्चर, और दिस आर बिकॉज ऑफ दीज 4 ड्रग्स। अब बात करते हैं क्या क्या है कंजर्वेशन एफर्ट्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट ले रहे हैं। अगर आप कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज द वल्चर एक्शन प्लान 2020 to 2025। इसके साथ सेकेंड वन इज द वल्चर केयर सेंटर, जिसे लेटेस्ट स्टेजेस में, जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था, देन लेटेस्ट स्टेज में इसे इंटीग्रेट करके इसे मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में लॉन्च कर दिया गया बाय द नेम वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन इंडिया। सो दीज आर द 2-pronged conservation efforts of vultures in India. Now with that, now let's move to our next aspect, that is the quiz of the day. So the first question is regarding the UNREDD plus program, where the second one is regarding the greenhouse gas protocol. अब ये दोनों questions हैं, these are previous year questions, so इन questions को attempt करें, और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of an PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF, you would get a link in video description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.